हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। प्यारे विद्यार्थियों, हम अध्याय 1 स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक पढ़ रहे थे। 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। आज चौथा पार्ट पढ़ेंगे और चौथे पार्ट में मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना। आज हमने वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी डाले हैं, उनको भी आप वीडियो देखने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करना। केंद्रीय प्रशासन, मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख है, जिन्हें तीर्थ कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में 18 विभाग, जैसे वर्तमान में मंत्री होते हैं उनके विभाग होते हैं, इसी तरह से उस समय अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी गई थी उसमें 18 विभागों का उल्लेख मिलता है और उनको क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ थे मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। ये महत्वपूर्ण तीर्थ थे। समाहर्ता, देखिए इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, ये इम्पोर्टेंट है। समाहर्ता नामक अधिकारी के क्या कार्य थे? तो इसके क्या क्या कार्य थे? राजस्व को एकत्रित करना, आय और व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना, ये किसके प्रमुख कार्य थे? समाहर्ता नामक अधिकारी के। सन्निधाता या कोषाध्यक्ष, साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना, ये किसका कार्य था? सन्निधाता का। तो समाहर्ता राजस्व एकत्रित करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। सन्निधाता साम्राज्य के विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नागार बनवाना। युक्तक व उपयुक्तक 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख है। 26 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ। देखिए कोषाध्यक्ष अभी हमने पढ़ा है, इसके क्या कार्य थे? सीता अध्यक्ष, यह कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष किसका? कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। पणिया अध्यक्ष व्यापार का अध्यक्ष होता था, व्यापारिक कार्य इसी की देखरेख में होते थे। सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई के कार्यों का अध्यक्ष होता था। लूना अध्यक्ष बूचड़खाना का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष चारागाह भूमि की देखरेख करना, इन सब का ये सब कार्य किसका था? विविता अध्यक्ष का था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। पोतवाध्यक्ष नाप तोल बाट तराजू आदि का अध्यक्ष पोतवा अध्यक्ष होता था। आठविक वन विभाग का प्रमुख होता था। आठविक युक्तक व उपयुक्तक महामत तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। कौन कौन से? युक्तक तथा उपयुक्तक, ये महामत तथा अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे। तो 26 प्रकार के अध्यक्ष होते थे, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से 10 को बताया गया है। कोषाध्यक्ष, कोष का अध्यक्ष होता था। सीता अध्यक्ष कृषि भूमि का। पणिया अध्यक्ष व्यापार का। सूत्राध्यक्ष कताई और बुनाई का। लूना अध्यक्ष बूचड़खाना। विविता अध्यक्ष चारागाह। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा जारी करना।
मुद्रा अध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष, पोतवा अध्यक्ष, नाप तौल बाट तराजू आदि का आठवीं वन विभाग का प्रमुख होता था। महामात्य और अध्यक्षों के नियंत्रण में निम्न स्तर के कर्मचारी होते थे, उनको कहते थे युक्तक और उपयुक्तक। प्रांतीय प्रशासन, मौर्य काल का प्रांतीय प्रशासन। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन किस तरह से था? अशोक ने मगध साम्राज्य के 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अशोक के समय मगध साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 5 प्रांतों में विभक्त था। 5 प्रांत थे अशोक के समय। देखिए कौन कौन से थे, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप ध्यान रखना। प्रतियोगी परीक्षाओं में सुमेलित करवाया जा सकता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी सुमेलित करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले उत्तरापथ, एक प्रांत था जिसका नाम था उत्तरापथ। इस उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी, जिसमें काबुल कंधार का हिस्सा आता था। दक्षिणापथ, ये दक्षिणापथ इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी। दक्षिणी भाग का गुजरात और काठियावाड़ का हिस्सा इसमें आता था। मध्य देश या प्राची, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये केंद्रीय राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसमें बंगाल और बिहार का हिस्सा सम्मिलित था। अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र की राजधानी जो वर्तमान उज्जैन है एमपी में, वो उज्जैनी थी और इसमें मालवा का मध्य प्रदेश का हिस्सा सम्मिलित था। और कलिंग जो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष जीता था 261 ईसा पूर्व में, उस कलिंग की राजधानी थी तोसली। तो इस प्रकार से अशोक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 5 प्रांतों में। उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ राजधानी स्वर्णगिरी, मध्य देश या प्राची राजधानी पाटलिपुत्र, अवंती राष्ट्र उज्जैनी, कलिंग, तोसली। कितने प्रांत? 5 प्रांत। राजधानी उत्तरापथ की तक्षशिला, उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी, मध्य देश की पाटलिपुत्र, अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और कलिंग की तोसली। इस प्रकार 5 प्रांतों में मौर्य साम्राज्य विभक्त था। ये देखिए नक्शे के माध्यम से 5 प्रांत कौन कौन से थे? उत्तरापथ, ये उत्तरापथ था और ये इसकी राजधानी कौन सी थी? ये इसकी राजधानी थी तक्षशिला। दक्षिणापथ, ये दक्षिणापथ और ये इसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी दक्षिणापथ की। मध्य देश या प्राची जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, ये मध्य देश की राजधानी थी। और अवंती राष्ट्र की राजधानी ये उज्जैन थी, ये अवंती राष्ट्र का हिस्सा है। और ये कलिंग था जो वर्तमान उड़ीसा है, ये कलिंग था, इसको अशोक ने जीता था। इस कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तोसली थी। तो मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्य देश, अवंती राष्ट्र और कलिंग। प्रांतों का शासन राजवंशी, देखिए प्रांतों का शासन राजवंशी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। जो राज परिवार के राजकुमार होते थे उनके द्वारा, जिन्हें आर्यपुत्र भी कहा जाता था, उनके द्वारा प्रांतों का शासन होता था। प्रांत विषयों में विभक्त थे जो विषयपतियों के अधीन थे। तो प्रांतों को किस में बांट रखा था? विषयों में बांट रखा था और विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था। जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक होता था जो समाहर्ता के अधीन होता था। समाहर्ता हमने अभी पढ़ा है। समाहर्ता नामक अधिकारी आय व्यय का ब्यौरा रखना, राजस्व एकत्रित करना। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया
गोप होता था। सबसे छोटी इकाई का मुखिया गोप होता था जो 10 गांव का शासन संभालता था। तो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया होता था, उस अधिकारी का नाम था गोप, और यह 10 गांवों का शासन संभालता था। समाहर्ता के अधीन प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी भी होता था जो स्थानिक व ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। तो ये इस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था थी प्रांतों में। नगर प्रशासन, अब ये नगरीय प्रशासन है। मौर्य काल में नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। एक नगर के शासन के लिए कितने सदस्य होते थे? 30 सदस्य होते थे, और 30 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी। प्रत्येक समिति में 5 व्यक्ति होते थे। तो कुल कितने सदस्य? 30 सदस्य। कुल समितियां 6। एक समिति में कितने व्यक्ति होते थे? 5 व्यक्ति होते थे। देखिए, प्रथम समिति उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण करना। प्रथम समिति का कार्य क्या था? उद्योग तथा शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। द्वितीय समिति का कार्य था विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखना। जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना तृतीय समिति। चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य को देखना। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। कोई भी जो प्रोडक्ट बनता था और उन वस्तुओं की बनी हुई वस्तुओं के विक्रय होता था, बेचा जाता था, उसका निरीक्षण पांचवी समिति करती थी। और छठी समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। तो ये किसका कार्य था? छठी समिति का। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5 सदस्य होते थे। पहली समिति या प्रथम समिति उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। जो भी विदेशी होते थे नगर में, उनकी देखरेख द्वितीय समिति करती थी। तृतीय समिति जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखना। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य को देखना। पांचवी समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और छठी समिति विक्रय मूल्य का कौन सा भाग? 10वां भाग कौन से कर के रूप में? बिक्री कर के रूप में वसूल करना। तो ये नगर का प्रशासन था। 6 समितियों के द्वारा नगर का प्रशासन किया जाता था। कितने सदस्य? 30 सदस्य होते थे। सैन्य व्यवस्था, मौर्य काल में सैन्य व्यवस्था। सेना के संगठन हेतु प्रथम सैन्य विभाग था। सेना के संगठन के लिए सैन्य विभाग बनाया हुआ था जो 6 समितियों में विभक्त था। यह सैन्य विभाग भी कितनी समितियों में विभक्त था? 6 समितियों में। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। यह समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। सेना के कितने विभाग थे? 5 विभाग थे। इसमें पहला पैदल सैनिक होते थे, दूसरा अश्व या घोड़े पर जो सैनिक होते थे वो अश्व दूसरा, तीसरा हाथी, चौथा रथ और पांचवा नौसेना। तो सेना के कितने? 5 विभाग थे। पैदल सैनिक, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। 5 भागों में सेना को बांट रखा था। पैदल सैनिक, अश्व, हाथी, रथ और नौसेना। और इसका कार्य भी 6 समितियों के द्वारा ही देखा जाता था। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला, सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। याद रखना, ये सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी अंतपाल होता था। तो सैनिक प्रबंध की देखभाल करने वाला, सीमांत क्षेत्रों की व्यवस्था देखने वाला अधिकारी क्या होता था? उसका क्या नाम था? अंतपाल। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी। मेगस्थनीज की इंडिका में क्या लिखा है? मेगस्थनीज के अनुसार
चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 6 लाख पैदल सैनिक। 50,000 अश्वारोही या घुड़सवार थे। 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। इतनी बड़ी सेना थी किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? इंडिका से। 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना चंद्रगुप्त मौर्य के पास थी। ये सम्राट अशोक का सारनाथ स्तंभ लेख है, जिसे भारत का राज्य चिन्ह स्वीकार किया गया है। इसमें 4 सिंह हैं जो विपरीत दिशाओं में मुंह करके बैठे हुए हैं। 3 दिखाई दे रहे हैं, एक इसके पीछे बैठा है, ये बीच में चक्र है, एक तरफ ये घोड़ा और घोड़े का चित्र बना हुआ है। ये सारनाथ स्तंभ है जो भारत का राज्य चिन्ह है। और दूसरी ये इस चित्र में सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। ये इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। न्याय प्रशासन या न्याय व्यवस्था। मौर्य काल में न्याय व्यवस्था। सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जैसे वर्तमान की बात करें तो न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च पे कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। इसी तरह से उस समय कौन होता था? सम्राट होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे तथा ग्रामणी और ग्राम वृद्ध निर्णय देते थे। गांव में ग्राम न्यायालय होते थे, उनमें निर्णय ग्रामणी और ग्राम वृद्ध देते थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख और स्तनिक। संग्रहण 10 गांवों का समूह होता था। खरवटक 200 गांवों का समूह होता था। द्रोणमुख 400 गांवों का, स्तनिक 800 गांवों का समूह होता था। तो इनके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख और स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। और इससे भी ऊपर कौन होता था? सम्राट होता था। ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय 2 प्रकार की थी। 2 प्रकार के न्यायालय थे। कौन कौन से? धर्म स्थीय। पहला न्यायालय कौन सा था? धर्म स्थीय। देखिए, इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्म शास्त्र में निपुण 3 धर्मशास्त्र के निपुण धर्मस्थ या व्यवहारिक और 3 अमात्य मंत्री करते थे। धर्म स्थीय न्यायालय में निर्णय कौन करता था? धर्मशास्त्र के निपुण 3 धर्मस्थ या उनको व्यवहारिक कहते थे और 3 अमात्य मंत्री, ये मिलकर के निर्णय करते थे। धर्म स्थीय एक प्रकार की दीवानी अदालत होती थी। दीवानी अदालत होती थी और इसमें चोरी, डकैती व लूट के मामले जिन्हें साहस कहा गया है, धर्म स्थीय अदालतों में रखे जाते थे। दीवानी अदालत थी धर्म स्थीय। देखिए, धर्म स्थीय दीवानी अदालत थी, लेकिन इसमें चोरी, डकैती व लूट के मामले भी रखे जाते थे, सुने जाते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? साहस कहा जाता था। तो याद रखना, धर्म स्थीय न्यायालय में चोरी, डकैती व लूट के मामले क्या कहा जाता था? साहस कहा जाता था। इन्हें भी धर्म स्थीय अदालत में रखे जाते थे। इसके अलावा कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्म स्थीय न्यायालय में ही लाए जाते थे, जिन्हें वाक पारुषय या दंड पारुषय कहा गया है। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्म स्थीय न्यायालय में सुने जाते थे। इन्हें वाक पारुषय या दंड पारुषय कहा गया है। तो एक न्यायालय था जिसका नाम है धर्म स्थीय, और ये किस प्रकार का न्यायालय था? दीवानी न्यायालय था। 2 तरह के न्यायालय होते हैं,
दीवानी और फौजदारी, इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के समय दीवानी और फौजदारी को। कंटक शोधन दूसरा न्यायालय था जिसका नाम है कंटक शोधन। कंटक शोधन फौजदारी अदालतें थी, फौजदारी अदालतें थी और इसमें 3 प्रदेष्ट्री तथा 3 अमात्य मिलकर राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय करते थे। ये न्यायाधीश होते थे प्रदेष्ट्री और 3 अमात्य मिलकर राज्य और व्यक्ति के मध्य कोई विवाद है तो उसका निर्णय करते थे। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र तथा जनपद न्यायाधीश को राजुक कहते थे। जो नगर का न्यायाधीश होता था उसको कहते थे व्यवहारिक महामात्र और जनपद का न्यायाधीश होता था, जिले का न्यायाधीश होता था, उसको कहते थे राजुक। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 मुख्य अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। ये 4 कानून के मुख्य अंग थे, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। तो इस प्रकार 2 प्रकार के न्यायालय थे मौर्य काल में, धर्म स्थीय और कंटक शोधन। मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन समाज। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, मेगास्थनीज की इंडिका से और अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों से। यहाँ पे एक क्वेश्चन कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा किससे मिली? किससे मिली थी? दारा से, डेरियस प्रथम से। ये कहाँ का राजा था? ईरान का। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना और कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए। 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे और इनके व्यवसाय भी कौटिल्य ने निर्धारित किए थे। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पार्श्व, रथकार, छता, वैदेहक, सूत और चंडाल, इनका भी उल्लेख किया है। इन वर्णों के अतिरिक्त कुछ जातियां थी जिनका उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस का राजदूत था। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। ये याद रखना, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है। दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। तो मेगास्थनीज ने कितने में? 7 में। चाणक्य ने 4 वर्णों में। मेगास्थनीज द्वारा वर्गीकरण है दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। ये वर्गीकरण किसका है? मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ग और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया। इन्होंने जाति और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया था कि कौन सी जाति का कौन सा व्यवसाय है। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को अधिक उन्नत नहीं किया जा सकता, कि स्त्रियों की स्थिति अधिक उन्नत नहीं थी, ये नहीं कहा जा सकता। फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा में अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। तो इतनी अच्छी स्थिति तो नहीं कहा जा सकता स्त्रियों की, लेकिन स्मृति काल से स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। किसमें? मौर्य काल में। तो आज हमने मौर्यकालीन
प्रशासन के बारे में पढ़ा। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आइए उनको देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, अब इनके आंसर आपको देने हैं। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? मौर्यकालीन 5 प्रांत और उनकी राजधानियों के नाम लिखिए। मौर्य काल के 2 प्रकार के न्यायालय के नाम लिखने हैं। मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया? अभी पढ़ा था, नाम भी लिखिए। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। इन क्वेश्चनों के आपको इस वीडियो को देखने के बाद आंसर देने हैं, और आंसर अगर आप लिखते हैं तो लिखने के बाद मेरे पास सेंड कर देना। मैं उनको चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने कैसा लिखा है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।